सियासी जो बिसात है यूं ही बिछी रहे और उसके मोहरे जो हैं इधर उधर ना हों। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की दाखिली तदाद जो है खबरों की जीनत बनने लगे हैं। गो कि इन दोनों जमातों के बड़ों की बैठक जो है गुज़िश्ता हफ्ते हो चुकी, जिसमें लफ्जी जंग रोकने का फैसला भी हुआ, लेकिन कोशिशों के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। दोनों जमातें फिलहाल निज़ाम से जुड़े रहने में अपनी सियासी बका और मुस्तकबिल देख रही हैं, मगर साथ रहने का मतलब ये नहीं कि वो निज़ाम में अपना हिस्सा बढ़ाने और मुस्तकबिल के लिए ज़मानतों के असूल के लिए कोशा नहीं। पीपल्स पार्टी के पुराने रहनुमाओं को मोहसिन नकवी साहब में मरहूम रहमान मलिक की झलक नजर आ रही है, जो जरदारी साहब के इंतहाई करीब हुआ करते थे। शायद इसीलिए मोहसिन नकवी साहब को पीपल्स पार्टी के बाद उहदेदार जो हैं रहमान मलिक प्लस भी कहने लगे हैं। केपीके का वर्कर जो है वो 26 नवंबर के बाद बैठ गया था और पूरे केपीके में क्रॉस दी बोर्ड मैंने जिससे भी बात की है, हर शख्स ने कहा है कि खान साहब ने बड़ा छक्का मारा है और कमाल फैसला किया है। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी सियासत का जनाजा निकाल लिया। जो मरियम नवाज साहिबा ने जो उनका कचुम्बर निकाला है, उनको तो शर्म आनी चाहिए। देखा ना, ये भी तो कह रहे हैं लोग कि भाई अपनी सियासत, अपने बेटे की सियासत, अपने बेटे का मुस्तकबिल फारग कर दिया। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को फारग कर दिया। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि आप देखेंगे कि पीटीआई अब कोई मौजज़ा ही है कि वो इन असम्बलियों में रहे। पीटीआई इन असम्बलियों से रिजाइन करेगी। अब आप इमरान खान खुद हों, आप इमरान खान की जगह पे हों, आप मुझे बताएं क्या स्टेक है आपका इस सिस्टम के अंदर। आप इस हद तक किनारे पे लगा दें कि वो अपने आप को कौम परस्तों के हवाले या और सेक्रेटेरियन पॉलिटिक्स के हवाले कर दे। दिस इज अ ह्यूज, आई थिंक पाकिस्तान विल पे फॉर इट। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दोनों बड़ी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निज़ाम में तसलसल की ख़्वाहां हैं। फ़ौज और बरसख्तार सिविल क़यादत दोनों की ख्वाहिश है कि जी बड़ी एहतियात और काविशों से बिछाई गई ये शतरंज की सियासी जो बिसात है यूं ही बिछी रहे और उसके मोहरे जो हैं इधर उधर ना हों। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की दाखिली तदाद जो है खबरों की जीनत बनने लगे हैं। पीपल्स पार्टी खुसूसन इसकी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली क़यादत जो है नून लीग से नाराज़ है। इसे शिकायत है कि जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तमाम तर मीठी मीठी बातों के बावजूद जो है मरियम नवाज़ और उनका कैंप जो है पीपल्स पार्टी को पंजाब में ज़रा भी जगह देने के लिए तैयार नहीं। गो कि इन दोनों जमातों के बड़ों की बैठक जो है गुज़िश्ता हफ्ते हो चुकी, जिसमें लफ्जी जंग रोकने का फैसला भी हुआ, लेकिन कोशिशों के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने आज सूबाई हुकूमत पर सख्त तनकीद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पंजाब हुकूमत पर सैलाब के हवाले से गलत आदाद-ओ-शुमार पेश करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जी सारा निज़ाम एक लम्हे में पटरी से उतारा जा सकता है, यानी कि डीरेल किया जा सकता है उनके अल्फाज में। पर साथ ही हसन मुर्तज़ा ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करेगी। ये मेरा हक है पूछना। आपने तो पास्को था वो भी खत्म कर दिया, पंजाब फूड डिपार्टमेंट था आपने वो भी खत्म कर दिया। अब ये गंदम खरीदेगा कौन? आप इतनी किश्तियों में इतने लाख आदमियों को एक हफ्ते के अंदर रेस्क्यू कर ही नहीं सकते। इमदाद शुरू हुई, वहाँ भी ये नहीं पता कि कौन किस तरह किसको मिल रहा है। इस कमाल की जो मेहरबानी है, अब तो वो परेशान होगा कि इस 5000 को खर्च कहाँ पे करना है। स्पोक्स पर्सन है, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको बेहतर कर लें, क्योंकि इस सिस्टम को डीरेल तो एक लम्हे में किया जा सकता है। इस सारा सिस्टम वाइंड अप हो सकता है। माफिया तो हमने COD पे जो मियाँ साहब ने मांगी, जो वो एहतसाब रहमान ने मांगी, हमने तो वो माफ़ कर दी। और जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग ने फ़ौरन जो है जवाब दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहिबा ने कहा कि जी माफ़ी मांगनी है तो आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मांगें। बकौल उस्मा साहिबा के इन दोनों के कंट्रोल में हसन मुर्तज़ा जैसे लोग नहीं हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान ये लफ्जी जंग जो है दोनों जमातों के दरमियान मफादात के टकराव की हल्की सी झलक है, लेकिन इसके बावजूद दोनों जमातें फ़िलहाल निज़ाम से जुड़े रहने में अपनी सियासी बका और मुस्तकबिल देख रही हैं। मगर साथ रहने का मतलब ये नहीं कि वो निज़ाम में अपना हिस्सा बढ़ाने और मुस्तकबिल के लिए ज़मानतों के असूल के लिए कोशा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का कराची आकर बैठ जाना जो है माने खेज़ है, जहाँ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इनसे और दीगर सियासी पहलवानों से बशमूल MQM से मुलाकातें करके जो है क्यास आराइयों को मज़ीद हवा दे दी है। पीपल्स पार्टी के पुराने रहनुमाओं को मोहसिन नकवी साहब में मरहूम रहमान मलिक की झलक नज़र आ रही है, जो जरदारी साहब के इंतहाई करीब हुआ करते थे। शायद इसीलिए मोहसिन नकवी साहब को पीपल्स पार्टी के बाद उहदेदार जो हैं रहमान मलिक प्लस भी कहने लगे हैं। यकीनन आसिफ जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी के ज़रिए निज़ाम को अपनी ख्वाहिशात की फहरिस्त जो है पहुँचा दी होगी। नून लीग भी इस मामले में पीछे नहीं, वो भी निज़ाम को इक़्तिदार में अपना हिस्सा बढ़ाने और मुस्तकबिल के हवाले से यकीन दहानियाँ हासिल करने में पेश है।
और जब निज़ाम से इतना कुछ मांगा जा रहा है तो बदले में उस निज़ाम को भी तो कुछ देना पड़ेगा। ज़राए का कहना है कि जी पॉलिसियों का और इन पॉलिसियों से जुड़े अफराद का तसलसल निज़ाम और उसकी तमाम सियासी पहलवानों की ख्वाहिश है, जिसके लिए जो है जोड़ तोड़ ज़ाहिर है कि बड़ा ज़ोरों पर है और सिविलियन क़यादत इसके बदले में अपने सियासी और ख़ानदानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ख़्वाह हैं। ये तो हुई हुक्मरान इत्तेहाद की बात। अब आइए उस क़ुव्वत की तरफ जो मकबूल तो है लेकिन ज़ेर अताब भी, यानी कि तहरीक इंसाफ, जिसने निज़ाम पर दबाव बढ़ाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को एक नए कैप्टन सुहेल आफरीदी के सुपुर्द कर दिया है। वफाकी हुकूमत इस नौजवान वज़ीर आला पे सख्त बरहम है, तो दूसरी जानिब जो है तहरीक इंसाफ के वफादार जो हैं उनको आफरीदी साहब से बुलंद व बांग उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं। मरकज़ी क़यादत ने नए वज़ीर आला को क्या एजेंडा दिया है? अब पार्टी की वो जो हिकमत अमली है उसमें क्या तब्दीली आएगी, सूबाई सतह पे भी और मरकज़ी सतह पे भी? बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की ज़िद है कि काबीना का ऐलान करने से पहले इमरान खान से मुलाकात बहुत ज़रूरी है और हुकूमत ऐसे कहते हैं ऐसा होने नहीं दे रही, तो मामला कब तक ऐसा चलेगा? क्या कोई और तीसरा रास्ता होगा कोई या दूसरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई ये जिद नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। ठीक है। जिन हालात में, जिस खैंचा तानी के माहौल में और जिस कशीदगी में और जो जंगी सी सूरत हाल के पीके में थी और उनको तब्दील किया गया, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक बार गाइडलाइन लेना, पूरा जो विज़न खान साहब का है जिसके मुताबिक वो चाहते हैं कि नया सीएम काम करे, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि काबीना की जो तश्कील है उसकी अप्रूवल इमरान खान साहब खुद दें, क्योंकि आप समझते हैं कि जब हुकूमत में, जब सूबे में एक नई हुकूमत बनती है और सारी कैबिनेट असर नो लिए ली जाती है, तो उसमें बहुत सारे नए लोग भी ख्वाहिशमंद होते हैं, पुराने भी ख्वाहिशमंद होते हैं, और वहाँ एक ग्रुपिंग भी मौजूद है। तो ऐसे में सुहेल अफरीदी साहब का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है कि वो काबीना की तश्कील उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक वो इमरान खान के सामने लिस्ट रख के उनसे अप्रूवल ना करवा लें। और ये कोई नई बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है। मैं जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मैंने बनाए अपने इसी टेन्योर में, जब मैंने आप तो अपने ज़ाहिर इस्तीफे दे दिए हैं, तो वही मेरी आमिर भाई आखिरी मुलाकात है खान साहब से जेल में, जिसको तकरीबन 1 साल होने को है। अच्छा। जब मैं हर डिवीज़न का एक पैनल बनाकर लेकर गया था, 3-3, 4-4 MNAs का, 10 हमारी स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप्स थी, तो मैंने एक एक नाम उनसे अप्रूव करवाया। तो जाहिर है मेरे ऊपर प्रेशर आना था, तो जो दूसरे 2 या 3 लोग थे जो नहीं हो सके, तो मैंने उनको कहा कि सर आपका नाम खान साहब ने रिकमेंड नहीं किया और फलां का किया, तो वो चुप हो गए। उन्होंने कहा जो हमारे फैसला, चले समझ में आ गया, फेयर इनफ। अच्छा ये बताइए कि प्लेइंग 11 में तब्दीली हो गई, केपी में उसके नए कैप्टन आ गए हैं, सुहेल आफरीदी साहब को क्या आदाब दिए गए हैं, क्या हिकमत अमली में वो तब्दीली लाएंगे? देखें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे मौके पे कप्तान का अपना ओपनिंग बैट्समैन चेंज करना, ये बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी टाइमिंग बड़ी अच्छी है, बड़ी जारहाना एक बैट्समैन को उन्होंने दोबारा मैदान में डाला है, और आगे मौसम और हालात और मंथ्स भी ऐसे ही आ रहे हैं कि जारहाना बैटिंग की जाए। और ख़ास तौर पर जब KPK का वर्कर्स जो है वो 26 नवंबर के बाद बैठ गया था, बड़ा डीमोरलाइज हो गया था, आपस के अंदर खींचा तानी थी, वर्कर मायूस था, तो उनके आने से वर्कर्स में एक नई जान पैदा हुई है। और पूरे KPK में क्रॉस दी बोर्ड मैंने जिससे भी बात की है, हर शख्स ने कहा है कि खान साहब ने बड़ा छक्का मारा है और कमाल फैसला किया। एक ऐसा गैर मुतनाज़ा शख्स, नौजवान, पढ़ा लिखा, इमरान खान साहब के साथ लॉयल, उनका वर्कर, ग्रास रूट का उनका। अच्छा ये आपने बड़ी अच्छी मजे की बात कही, आपने कहा गैर मुतनाज़ा। यकीनन PTI में बिल्कुल गैर मुतनाज़ा हैं साहब, लेकिन वफाकी हुकूमत ने तो उनको बहुत मुतनाज़ा बना दिया। जिस तरह से वफाकी वज़रा कहते हैं उनकी मौज कर रही है, मुतनाज़ा बनाती रही, जाहिर है वो उनका काम है, वो अपोजिशन का वज़ीर आला है, तो हमेशा ऐसा ही होता है। बावजूद इसके कि वफाकी हुकूमत का पंजाब से ताल्लुक़ है, पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब हमेशा छोटे सूबों के साथ इस तरह की गुफ्तगू करके पंजाबी हुक्मरान उनको ये हमेशा एहसास महरूमी में उनमें इजाफा करते हैं। सिंध बलोचिस्तान और KPK के वज़ीर आला के साथ हमेशा
मियाँ बरादरान का और इनकी हुकूमत का ये वतीरा रहा है। अगर सिंध का प्राइम मिनिस्टर होता तो वो KPK के प्राइम मिनिस्टर को दिल से लगाता। ये वतीरा रहा है पंजाबियों का, पंजाब के प्राइम मिनिस्टर का, मियाँ बरादरान का, हाउस ऑफ शरीफ का। वो मेरा ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, ये छोटे सूबे का चीफ मिनिस्टर के साथ हमेशा इसी तरह करते हैं। यही एक सोच है जो सोच आगे जाके पंजाब के साथ बाकी सूबों में के लोगों में एक बिला वजह का फ्रिक्शन पैदा कर देती है। आपका बड़ा यार ये बड़ा भाई होने का कभी सबूत नहीं देता, बल्कि अपनी ये हमेशा सुपरमेसी और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई नामाकूल और गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया था जो इनके मिनिस्टर्स का था और रहा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक जमहूरी प्रोसेस से वो आए हैं। चलें, अच्छा मुझे ये बताइए मैं खता कलामी करूँ क्योंकि ज़ाहिर वक्त महदूद होता है, हमारे पास सवालात ज़्यादा होते हैं, कि क्या तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में कोई तब्दीली की उम्मीद है, या फिर जो है जिस तरह नवंबर में आप लोगों ने एक धरने देने की कोशिश की थी, फिर कोई इसी तरह का अटैम्प्ट होगा? क्या हम लोग वो रखें, एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए हमारी? देखें, यकीनन अगर ये हालात जबर के, जुल्म के, फस्तायत के इसी तरह रहे, और जो कुछ आप देख रहे हैं हालिया दिनों में पंजाब में जो कुछ हुआ, TLP के साथ जो कुछ हुआ है, बाकी PTI के साथ जो कुछ हो रहा है, तो फिर ये जबर और ये जुल्म, आखिर ये जो गुब्बारा है ये कहीं तो फटेगा ना। अगर आप मरहम रखें, इनको एंगेज करें, मामला फहमी से चलें और इंसाफ का दरवाज़ा अदालतों का खुलवा दें, तो कारकुन रिहा हो जाएं, लोगों में थोड़ी सी खुशियां आ जाएं, लोगों के हकूक आज़ाद हो जाएं, हकूक भी सल्ब हैं, मीडिया भी बिल्कुल जुबान बंदी है, अदालतों पर ताले हैं, नाम की अदालतें बैठी हैं, जमहूरियत का कहीं नाम नहीं है। तो ऐसे में फिर क्या होगा? तो इत्तेजाजी सियासत में बकौल आपके मजबूर होंगे। अच्छा, लेकिन एक तासुर है आमिर डोगर साहब, आप पता नहीं इससे इख्तलाफ करें, इतफाक करें, कि तहरीक इंसाफ की सियासत मजमूई तौर अपनी मकबूलियत के बावजूद जो है वो पीछे गई है, या ये कह लें कि फंसी हुई है, बंद गली से निकलने की कोई तवक्कुआत नजर नहीं आ रही लोगों को। आप लोग इत्तेहाद पीछे तो नहीं गई, हाँ पीछे तो नहीं गई, फंसी हुई जरूर है, फंसी हुई है। चले, फंसना भी पीछे जाना होता है ना, जमाना आगे जा रहा है, लेकिन फंसे होने की वजह यही है कि इस भंवर में जो कश्ती फंसी हुई है, चारों तरफ से उसके लिए दीवारें खड़ी कर दी गई है ना, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा ना। और जबकि सियासत की बात करें, सियासत तो अरूज पर है, मकबूलियत अरूज पर है। किसी जगह पर आप डब्बा रख के आप प्रेसिडिंग अफसर बन जाए 1 घंटे के लिए, मकबूलियत तो मैंने भी कहा कि मकबूलियत है, लेकिन जो आपके आदाब थे ना कि तहरीक नहीं चला पाए, एक बड़ा इत्तेहाद नहीं बना पाए हिज़्ब इख्तिलाफ का, तो गोली के सामने कहाँ चलते? जो इत्तेहाद जिनके साथ बात करते हैं, जिनके पास जाते हैं, बैठते हैं, आगे ताकतवर हल्के उनके सामने दीवार खड़ी कर देते हैं, उनको टेलीफोन कॉल्स आ जाती हैं कि खबरदार एक कदम भी आगे बढ़े। हमें तो अछूत समझा हुआ है ना, हमें तो PTI तो समझा ही नहीं हुआ, हम तो कोई सियासी पार्टी है ही नहीं, हमें तो दुश्मन समझा हुआ है, हमारे साथ तो दुश्मन वाला। लेकिन जो सियासत के ब्राह्मण है, मेरा अर्ज ये कहना, आपने क्योंकि कहा कि छूत समझा हुआ है, तो जो सियासत के ब्राह्मण है वो उनका कहना ये कि जनाब PTI एक ही बजाय इसके कि कोई ब्रॉड एजेंडे पे बात करे, वो कहती जी इमरान खान की आज़ादी पे उनका ज़्यादा फोकस होता है, इस वजह से इत्तेहाद नहीं बन पाता। नहीं, हमने ये तो कभी भी नहीं कहा कि हुकूमत इमरान खान को रिहा करो। हाँ, हम तो ये कहते हैं कि अदालतों को इंसाफ देने के लिए अदालतों को रिहा कर दो, जजों को आज़ाद कर दो। अच्छा, हमारे 2-2.5 साल से जो वर्कर्स हैं, जो जेलों में हैं, जो बंद हैं, यास्मीन राशिद का क्या कसूर है, जिसने मियां नवाज शरीफ का केस मुकदमा लड़ा उस कैबिनेट में जिसका मैं भी मेंबर था, जिसने उनको कहा कि ये प्लेटलेट्स की उनकी प्लेटलेट्स है, वो बेशक वो सजा याफ्ता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब उनको मुल्क से बाहर इलाज के लिए जाना चाहिए। आज कैंसर की सर्वाइवर वो खातून 72-73 साल की औरत जो मज़ाहमत का निशान है, बेगुनाह जेल काट रही है। अच्छा, क्विकली मेरे पास वक्त कम है, 2-3 मिनट है मेरे पास, दो नहीं लगते खान साहब के केस नहीं लगते हैं। 2-3 बड़े अहम सवाल ना, इस सवाल का जवाब दें, फिर हम मज़ाहमत ना करें तो क्या करें, हम एहतजाज ना करें तो क्या करें। चले, पॉइंट नोटेड। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग जारी है, कैसे देख रहे हैं आप इसको?
पीपल्स पार्टी ने तो अपनी सियासत का जनाजा निकाल लिया। वो जो सियासत के असूल थे, जो बेनज़ीर भुट्टो के थे, जो असूलों की सियासत थी, पीपल्स पार्टी ने तो वो ख़त्म कर दी इक़्तिदार की सियासत में आगे। और फिर जो मरियम नवाज साहिबा ने जो उनका कचुम्बर निकाला है, उनको तो शर्म आनी चाहिए। क्या ले लिया आसिफ जरदारी साहब ने ऐवान सदर में बैठ के, क्या हैसियत है सदर पाकिस्तान की? देखा ना, ये भी तो कह रहे हैं लोग कि भाई अपनी सियासत, अपने बेटे की सियासत, अपने बेटे का मुस्तकबिल फारग कर दिया। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को फारग कर दिया। आज भी पीपल्स पार्टी अगर उसूलों की सियासत करे, नजरिए की सियासत करे, जमहूरियत की सियासत करे, उस जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की बात करे जिस पर बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी खून दी, जिन असूलों पर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब तख्तेदार पर लटके, तो आज ना वो अपनी नाना की सियासत कर रहे हैं, ना अपनी वालदा की कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे जाते जाते, आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं। आमिर साहब, ये एक और जाते जाते एक और सवाल कीजिए, क्या सराहियाँ हैं कि भाई निज़ाम और पॉलिसी में तो तसलसल है, बेशक पीटीआई, उसकी पीपल्स पार्टी, नून लीग की आपस में लड़ाई जारी है, लेकिन ये मजबूरी का जो उनका साथ है वो चलता रहेगा। तमाम तर प्रेडिक्शंस और हमारी इतलात यही हैं। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है उसके लिए जगह जो है वो पंडित कहते हैं, जो ब्राह्मण है सियासत के, कि कम होती हुई दिखाई दे रही है। देखें, अल्लाह अल हक है, कुदरत अपना रास्ता बनाती है, अवाम हमेशा जीती है। तारीख और मौरख यही कहता है। हमारी स्ट्रगल, जदोजहद तवील ज़रूर हो सकती है, रास्ता कठिन ज़रूर है। और जाहिर है इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह से इस वक्त ताकतवर हुकूमत है और उसके पीछे ताकतवर हाथ हैं, बज़ाहिर तो ये कुछ लग रहा है ना, लेकिन अल्लाह अल हक है, आज नहीं तो कल हम अपने जमहूरी जदोजहद के साथ अपनी इस मज़ामत की सियासत को आगे चलाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे, और आप देखेंगे कि अवाम जिसके साथ होती है जीत उसी की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तहरीक इंसाफ के सीनियर आमिर डोगर साहब की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे एक हम मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए। तो जनाब, पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के मुस्तकबिल और पॉलिसी में तसलसल के हवाले से क़यास ज़ोरों पर हैं। क़यास यही है कि जी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ चलेंगे। ऐसे में तहरीक इंसाफ और उसकी सियासत का क्या जो है वाकई वो बंदगली में आ गई है? पूछते हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान मोहतरम फवाद चौधरी साहब से। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो आप सुन रहे होंगे कि निज़ाम में तसलसल की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उम्मीदें और खदशात दोनों ही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इख्तलाफात के बावजूद हमारा तो अंदाज़ा यही के साथ चलते रहेंगे और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ एक सफ़े पर है। ऐसे में आप पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए आमिर साहब, बंद गली में तो खैर पीटीआई भी नहीं है और हुकूमत भी, जिस तरह आपने कहा कि वो तो चला ही रही है मामला। बंद गली में तो पाकिस्तान का मीडिया है इस वक्त, पाकिस्तान की जुडिशरी है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है और पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, जिनके तमाम ही रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। कहाँ पे हम पाकिस्तान में क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिस्कशंस करते थे, अब तो पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक डेमोक्रेसी है वो ही जाहिर है कि उसके ऊपर ही डिबेट्स हैं। और आपके सामने है कि जिस किस्म का अब तो हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि चाइना का निज़ाम और नॉर्थ कोरिया का निज़ाम, हम उससे कितने ज़्यादा बेहतर हैं, और अब तो हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट जो है वो इस वक्त यहाँ पे आ गई है। सो इट्स नॉट अबाउट कि पीटीआई या हुकूमत का क्या इशू है, इट्स अबाउट पाकिस्तान के वो कहाँ पे आ गया है। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि दोनों तरफ ही सच्ची बात यह है कि ना तो हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट में कोई लचक है कि जहाँ पे वो ये ज़रूरत महसूस करें कि पाकिस्तान को कोई नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे तासुर ये है कि देखें हमने मामला इंटरनेशनली ठीक कर लिए हैं, हमने इंडिया को भी ठीक कर लिया है, और इसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान 2 साल में क्या उन्होंने कर लिया है, अब फिर जो है वो क्या कर लेंगे। सो कोई ऐसा सच ये ख्वाहिश या कोशिश नज़र नहीं आती कि जिसमें वो ये चीज़ पहले तो ख्वाहिश तो तब हो ना कि जब ये एक्नॉलेजमेंट हो कि पाकिस्तान के अंदर एक ज़रूरत है चीज़ों को जो है वो बेहतर करने की। जो आप जोर डाल रहे हैं, मैं ख़ता कलामी करूँ कि ज़रूरत है कि इस्टेब्लिशमेंट ये रियलाइज़ करे कि जी ज़रूरत है, लेकिन बज़ाहिर जब उन पर कोई दबाव नहीं है, और जैसे कि आप खुद फरमा रहे हैं सिफारतकारी के उसमें इन्होंने अच्छे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, भारत को फिक्स किया है, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं,
मतलब मुस्लिम वर्ल्ड में आपका थोड़ा सा मतलब साख बहुत बहाल हुई है। फिर मईशत के बारे में कहा जाता है कि जी ठीक अपनी दुरुस्त पटरी पर आ गई है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं, तो मुल्क में कोई बड़ी मज़ाहमत और दबाव फिर उन पर कैसे मतलब डाला जाएगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए ना, ये तो पाकिस्तान एक ड्रीम पोजीशन पे है कि अमेरिका भी पाकिस्तान में साथ है, और हम जो है वो जो हमारा मामला है कि हम सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ ठीक है, और उसके बाद ईरान भी ठीक है, और ये चाइना भी ठीक है। सो ये तो पाकिस्तान में कभी नहीं सोचा था, तो जाहिर है कि एक बड़ी अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इसके बावजूद पाकिस्तान का ग्रोथ रेट ऊपर नहीं जा पा रहा, इसके बावजूद जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार, स्पेशली जो सैलरीड क्लास है पाकिस्तान की, उसकी तो कमर ही टूट गई है। और जो एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स पाकिस्तान के अवाम को मिलने चाहिए थे इस सिचुएशन से, वो नहीं मिल रहे। अब इसलिए एक हुकूमत में अगर लेट्स से मैं हुकूमत को एडवाइस कर रहा हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा ना कि जी आप हुकूमत कर रहे हैं तो बेहतर है कि पाकिस्तान में वोटैलिटी नज़र नहीं आनी चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि हम कोई हर वक्त पाकिस्तान में एक जंगो जदल का माहौल है, ये जुलूस निकल आएगा, वो निकल आएगा, वहाँ गोलियां चल जाएंगी, ये होगा। इससे एक गैर यकीनी की कैफियत जो है वो आती है। और ये सब कुछ इसके बावजूद हो रहा है कि मीडिया पूरी तरह से जो है वो कंट्रोल है। ये सारा कुछ इसके बावजूद हो रहा है कि लोग जो है वो कहीं पे बात करते हुए भी डरते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन इसके बावजूद जो वोटैलिटी है सिस्टम के अंदर वो नहीं जा रही। सो ये हुकूमत के लिए तो अच्छा नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा, ये चीज एक्नॉलेजमेंट नहीं है, वहां पे समझा जा रहा है कि चीजें बिल्कुल सही जा रही हैं, तो हमें क्या जरूरत है बात करने की। दूसरी तरफ अगर पीटीआई की पॉलिटिक्स के ऊपर आप देखें तो पीटीआई वो कहते हैं ना, एक ही तजुर्बा बार बार इस उम्मीद से करना कि रिजल्ट मुख्तलिफ होगा, वो स्टुपिडिटी कहलाती है। लेकिन पीटीआई एक ही तजुर्बा बार बार कर रही है। उन्होंने एक्चुअली इसकी एक जरूरत तो इसलिए है ना कि आप देखें कि अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया है। उनको इसलिए हटाया गया है कि जो उनको लगाया गया था वो ये था कि भाई आप रिलीफ दिलवाएंगे इमरान खान को, पार्टी को। वो ना एंगेजमेंट कर पा रहे थे, ना कोई चैलेंज खड़ा कर पा रहे थे, लिहाजा उनकी यूटिलिटी नहीं रही। और इसलिए मैंने 2 महीने पहले ये प्रेडिक्शन की थी कि अली अमीन गंडापुर जो है कोई मौजज़ा ही होगा कि वो अपने ओहदे के ऊपर जो है वो कायम रहेंगे, बैठे रहें। तो ये सुहेल आफरीदी साहब का जो लाना है, आप नहीं समझते कि कोई नया तजुर्बा करने जा रहे हैं या उसी तजुर्बे विद अ न्यू फेस? नहीं, नया तजुर्बा नहीं है, ये वही तजुर्बा है कि आप चैलेंज आप खड़ा। पहले ये था कि थोड़ा बहुत एंगेजमेंट का भी था, फिर एंगेजमेंट क्योंकि हुकूमत बिल्कुल ही तैयार नहीं है, तो अब सारा फोकस ये है कि वो चैलेंज क्या खड़े करेंगे। और अब इस वक्त अगरचे आपको सिचुएशन नहीं लग रही, बट आप ये मेरी प्रेडिक्शन है कि आप देखेंगे कि पीटीआई अब कोई मौजज़ा ही है कि वो इन असम्बलियों में रहे। पीटीआई इन असम्बलियों से रिजाइन करेगी। और जिस तरीके से ये अगला सुहेल आफरीदी साहब को जिस तरफ आप जिस तरीके से जा रहे हैं, या जिस तरीके से हुकूमत भी उनको पुश कर रही है, ये 26 नवंबर की तर्ज के ऊपर ही एक बड़ा चैलेंज देने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, एक अलहदा बात है। ज़ाहिर है मैं इस स्ट्रेटजी से एग्री नहीं करता। मैं तो समझता हूँ कि हमें एक रूम बनाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, एक अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि मेरी तो इम्पोर्टेंस नहीं है और हम तो बात ही कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई की स्ट्रेटजी है दैट्स वेरी क्लियर। सो मेरी नज़र के अंदर पीटीआई ना सिर्फ उन्होंने कमेटियों से रिज़ाइन किया है, नेक्स्ट स्टेप में वो असम्बलियों से रिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद वो यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज देने की पूरी कोशिश जो है। ये जो आप फरमा रहे हैं कि असेंबलियों से रिज़ाइन करेंगे, माजी में भी इन्होंने ये रेजिग्नेशन की सियासत करके देखा और उसके इनको जो कि उम्मीद जो थी उसके हिसाब से इनको रिजल्ट्स नहीं मिले, ना अर्ली इलेक्शन हुए, ना मतलब है जो इमरान खान चाह रहे थे नहीं हो सका। तो इस मरतबा फिर अगर करते हैं और फिर तसादुम की तरफ जाते हैं, और जो स्टेट का इस वक्त मूड है, इस्टेब्लिशमेंट का जो मूड है, उसमें आपके ख्याल में कोई इनकी उम्मीदें होंगी कोई कि कुछ ये प्रेशर बिल्ड कर सकें? देखिए बात यह है, पहले तो खैर मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि पिछली दफा जब रिजाइन किया तो वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अच्छा, असल में वो सारी उम्मीदें पूरी हुई। आज पीटीआई का जो कद है, पीटीआई जिस तरीके से अगर 65% लोगों ने वोट दिया था 24 फरवरी को पीटीआई को और इमरान खान को, तो वो उन्हीं बड़े फैसलों की वजह से वोट दिया था।
और उन फैसलों को इंडोर्स किया लोगों ने। गलती ये नहीं थी कि हम हुकूमत से बाहर आ गए या अपने असम्बलियाँ तोड़ी, गलती ये थी कि हमने किस मकसद के लिए वो रिजाइन किए थे, असम्बलियाँ तोड़ी थी, अच्छा, कि हमें इलेक्शन मिल जाए। और आपको याद होगा जब शाह महमूद कुरैशी, अली जफर और मैं, और दूसरी तरफ इसहाक डार साहब, आजम नज़ीर तारड़, यूसुफ रजा गिलानी साहब, ये सब लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, तो हमें इलेक्शन की डेट मिल गई थी। 30 सितंबर इलेक्शन की डेट तय हो गई थी, उमर अता बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के 15 दिन के बाद। हमने वो डेट एक्सेप्ट नहीं की। गलती ये नहीं थी कि हमने असम्बलियां बाहर आई हैं तोड़े, गलती ये थी कि जब हम जिस मकसद के लिए तोड़ी, जब वो मिल गया तो हमने उसको नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया, सच्ची बात यह है कि पूरी पार्टी खान साहब को कह रही थी कि हमें ये डेट ले लेनी चाहिए, बट सामा वो नहीं माने। अब ये तो किसी वक्त बात होगी या समझेंगे कि उनसे कि वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके बाद तो सिचुएशन ही ऐसी वॉलेटाइल रही। नॉनदलेस अब आगे भी इमरान, देखिए ना, मसला ये है कि ज्यादा से ज्यादा इमरान खान को जो पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मेलिसी है, नॉर्मल सिचुएशन, मॉडर्न डेमोक्रेसीज क्या करती हैं या मॉडर्न गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि अपोजिशन के भी स्टेक्स क्रिएट किए जाते हैं सिस्टम में। ये नहीं होता कि अपोजिशन पूरी जेलों में होगी और उनका जो है वो पार्टी का निशान भी ले लेंगे, पार्टी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेगी, और आप बिल्कुल दीवार से लगा के नहीं रखते, आप उसको निजाम में इतना इंटरेस्ट देते हैं कि वो भी कम से कम एक इसकी हामी हो कि निजाम चलता रहे। अब आप इमरान खान खुद हो, आप इमरान खान की जगह पे हो, आप मुझे बताएं क्या स्टेक है आपका इस सिस्टम के अंदर। आप खुद जेल में हैं, बेगम जेल में है, पार्टी जेल में है, इलेक्शन सिंबल आप नहीं दे रहे, इलेक्शन लड़ने आप नहीं दे रहे, हाँ, तो फिर आपको वो तंग आमद पर जंग आमद। अच्छा, इन हालात में भी इतना डिजमिल आपने वो किया के मंजर कशी की, इन हालात में भी कोई छोटी सी उम्मीद है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है दोबारा कोई मतलब है, कोई पैचअप हो, कोई मुफाहमत हो, बातचीत हो? देखिए, ये अब शाह महमूद कुरैशी साहब का, मुझे तो उम्मीद थी कि अब तक वो बाहर आएंगे और वो कोई एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, वो इसमें को रोल प्ले कर सके, कुछ चीज़ें बेहतर कर सकें, क्या हो क्या वो कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। लेकिन अभी तक तो मुझे लग रहा है कि वो मामला भी कोई आगे नहीं बढ़ सका। और सिंपल बात यह है कि यही पॉलिसी लग रही है कि अपोजिशन मुल्क में हो ही ना। तो अब जब ये पॉलिसी है तो फिर देखिए, फिर वोटेलिटी तो सिस्टम में बढ़ेगी, फिर तो मुज़ाहिमत का इम्कान है जी। अच्छा, मुझे एक और बात कि तहरीक इंसाफ की बकौल आपके कि कोई नयापन नहीं उनकी हिकमत अमली में, पुराने तजर्बे बार बार कर रहे हैं, तो दबाव बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए उनको? आप अगर होते तो आप क्या एडवाइस करते? देखिए जी, मैंने तो खान साहब के साथ जो मेरी 2.5 महीने पहले भी जो मुलाकात हुई थी, मैंने उन्हें अर्ज किया था कि देखें सर, हम लोग पॉलिटिशियन हैं, हम बंदूकें उठा के मुकाबला तो नहीं कर सकते। मैं ये तवक्को मेरे से करना कि मैं को पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, तो देखिए मुझे तो बंदूक ही नहीं चलानी आती। मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मुझे स्पेस मिलेगी तो मैं पॉलिटिक्स करूंगा, नहीं मिलेगी मैं नहीं करूंगा। ये अलहदा बात है कि जब आप रिप्लेस कर देंगे पॉलिटिशियंस को, अभी भी आप देखें ना कितनी बड़ा पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है कि आपकी जो तरीके इंसाफ की आपने सारी लीडरशिप फारिग कर दी, अब उसके बाद उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया है अपने चकजई साहब को, और सेनेट में बना दिया राजा नासिर अब्बास साहब को। दोनों से मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक है और बहुत मुझे उनका मोहतरम है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आप कौम परस्तों के हवाले कर दें और फिरका वाराना जमात पॉलिटिक्स को कर दें, तो ये कितनी बुरी बात है पाकिस्तान के लिए। और कितनी बुरी बात है कि मेन अपोजिशन जो है उसको आप इस हद तक किनारे पे लगा दें कि वो अपने आप को कौम परस्तों के हवाले और सेक्रेटेरियन पॉलिटिक्स के हवाले कर दे। दिस इज अ ह्यूज, आई थिंक पाकिस्तान विल पे फॉर इट। ये अच्छा। जो यहाँ पे इतना बड़ा, मगर वो फिर वही वाली बात है कि जब जगह नहीं छोड़ी जा रही पीटीआई के लिए, उनको ये खदशा है कि किसी को लेकर आते हैं तो उसको भी हटा देंगे, पकड़ लेंगे, तो फिर उन्होंने एक सेफ बेट ली कि जी इनको लेकर आ जाए। जी उन्होंने ये बेट ले ली। लेकिन अब इशू इसमें सिर्फ ये है कि देखें, आप मेरी नज़र में, मैंने खान साहब से ये रिक्वेस्ट की कि सर आप ये अगर आप मुझे दे दें 3-4 महीने का टाइम दे दें, मैं एक अपोजिशन अलायंस बनाने दें मुझे। मौलाना फजलुर रहमान हो, पीर साहब पगाड़ा हो, हाफिज नईम साहब हो, हम इनके साथ एक अलायंस बनाए और फिर हमें गवर्नमेंट से हम बातचीत की पोजीशन में होंगे और वहां से हम जो है वो रूम एक हमें मिलेगा और हुकूमत के लिए फिर आसान नहीं होगा। अरे क्विकली, क्योंकि मैंने वो रैप अप करना है ये वाला सेगमेंट। नए वजीर आला से सुहेल आफरीदी साहब से क्या उम्मीद है आपको?
उम्मीद तो यही है ना कि वो चैलेंज खड़ा करेंगे। हाँ, तो आपको एक लगता ही है वो उम्मीद है कामयाब ना, और होंगे? क्या आप उम्मीद आप हो उनको वाकिफ हैं कि क्या आपका असेसमेंट है उनके बारे में? देखिए, जो कामयाबी नाकामी का इसलिए कहना इसलिए प्रीमेच्योर है कि हमें पता नहीं ना कि वो क्या डिफरेंट सोचते हैं अली अमीन गंडापुर से। ये तो जरूर है कि उनके ताल्लुकात जो बाकी पार्टी के फैक्शंस हैं उनसे बेहतर होंगे। अली अमीन गंडापुर वो जाहिर है ज्यादा आइसोलेशन में फैक्शनलाइज थे थी वो, पार्टी। हाँ। हाँ, लेकिन इसके बावजूद वी डोंट नो फ्रैंकली, वो एक टू अर्ली आईएसएफ टू के से, हैं, आप देखिए। अच्छा एक समझिए, टू अर्ली एक टू से, टू अर्ली टू से। माय लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान को इन हालात में आप मजीद कितना अरसा जेल में देख रहे हैं? देखिए, ये तो दो ही चीजें हैं ना, या एंगेजमेंट होगी या चैलेंज खड़ा करेंगे, हाँ, वरना इमरान खान कैसे बाहर आएंगे। आप अभी तक जो प्राइमरी प्रॉब्लम ये भी है कि वो पॉलिटिक्स तो पीटीआई कर ही नहीं रही है। उनकी जो लीडरशिप है वो देखें, वो तो इतने आई वुड से नाइव हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो पॉलिटिकल मूव बना लेंगे। आपने पिछले दिनों देखा उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ बयान दे दिया कि इसराइल के ऊपर, भाई आप मामले लगते हैं सऊदी अरेबिया वो अपने फैसले खुद करेगा, आप करेंगे। आप जनाब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाह रहे हैं, आप हुकूमती जमातों से लड़ना चाह रहे हैं, फिर आप अपोजिशन से भी लड़ना चाह रहे हैं। तो इतनी लड़ाइयां आप कैसे लड़ेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, जो पंच लाइन है फवाद चौधरी साहब की बात की वो ये कि हिज़्ब इख्तिलाफ को अगर आप दीवार से लगा देते हैं तो फिर जाहिर है कि हालात बजाय बेहतर होने के ख़राब होते हैं। जो जदीद जमहूरियत का तस्वुर है ये उसके मुनाफी है, क्योंकि उसकी भी स्टेक होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। और आज जो लग ये रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की कोई स्टेक जो है आहिस्ता आहिस्ता जो हैं भी उनको कम किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक हम मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, अपने तमाम तर मकबूलियत के बावजूद जो है तहरीक इंसाफ के लिए जो सियासी मैदान है वो तंग से तंग होता जा रहा है। वो अपने लिए जो है जगह नहीं बना पा रही। ये मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत का चैलेंज ये है कि वो पीटीआई का जो फैक्टर है वो समझ रहे थे कि उसको न्यूट्रलाइज़ कर देंगे, उसको बिल्कुल कहते हैं ना ख़त्म कर दिया जाएगा, वो इसमें नाकाम है। तो ये दोनों जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं अपनी अपनी जगह फंसे हुए हैं। लेकिन इससे बड़ा जो चैलेंज है वो पाकिस्तानी जमहूरियत का है, क्योंकि जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि जिसमें शमूलियत होती है। जैसे कि इस वक्त फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि तमाम लोगों की अपोजिशन की भी उसमें स्टेक्स होती हैं, लेकिन ये वो जमहूरियत बनती जा रही है कि जिसके अंदर जो है इंक्लूसिव नहीं है, वो उसमें एक किसी के ऊपर जो है दरवाज़ा बंद किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तानी जमहूरियत का चैलेंज है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है इस वक्त बड़े चैलेंजेस उसके सामने हैं और एक बंद गली में पाकिस्तान की सियासत आपको खड़ी नज़र आ रही है। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।